नमस्कार, सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं विनोद की विवेचना। दोस्तों, मोदी सरकार वोट चोरी पर पर्दा डालने का हर संभव प्रयास कर रही है और इसी अभियान का हिस्सा लगती है 272 पूर्व अधिकारियों की खुली चिट्ठी। चिट्ठी में चुनाव चोरी को उजागर करने वाले राहुल गांधी को निशाना बनाया गया है और चुनाव आयोग को बचाने की कोशिश की गई है। मकसद साफ दिख रहा है कि कैसे मोदी सरकार को पाक साफ दिखाया जाए और राहुल गांधी के प्रति जनता में अविश्वास और गुस्सा पैदा किया जाए। इन अधिकारियों के मकसद को समझना हो तो उनकी पृष्ठभूमि को भी देखा जाना चाहिए। चिट्ठी जारी करने वाले और फिर बाद में बयान देने वाले पूर्व अफसरों का संबंध बीजेपी, संघ और हिंदुत्ववादी विचारधारा से रहा है। ये मोदी भक्तों का गैंग है जो अपनी सरकार की रक्षा के लिए मैदान में उतर पड़ा है। सवाल उठता है कि ये कैसे पूर्व अफसर हैं जिन्हें लोकतंत्र और संविधान की परवाह नहीं है। सवाल ये भी है कि जब ये सेवारत रहे होंगे तो इन्होंने क्या हिंदुत्व की लाइन पर ही काम नहीं किया होगा? वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा इस पूरे मुद्दे की आलोचना के लिए हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। विनोद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। विनोद जी, ये 272 अफसरों ने खुली चिट्ठी लिखी है। साफ दिख रहा है कि चुनाव चोरी से विचलित हैं और विचलित सरकार भी है। इसे आप कैसे देखते हैं? इन लोगों को मैं बीजेपी का इंटेलेक्चुअल एसेट मानता हूँ। इंटेलेक्चुअल ये है नहीं सारे के सारे, लेकिन कहने के लिए एक जमाना था भारत में जब प्रतिस्पर्धा रहती थी सोवियत यूनियन और अमेरिका में अपनी विचारधारा फैलाने की, हम जैसे मुल्कों में, तो वहां पर बहुत से लोग जो थे वो होते थे ऐसे जो बात करते थे लगातार, रूस की बात करेंगे, सोवियत यूनियन की या अमेरिका की बात करेंगे, तो उन लोगों को हम लोग इंटेलेक्चुअल एसेट्स बोला चाहते थे, बोलते थे। जैसे फ्रेंड्स ऑफ द सोवियत यूनियन एक बड़ी संस्था थी हिंदुस्तान में, और उसमें बहुत बड़े बड़े प्रमुख लोग थे, मेंबर थे, और वो जो लोग थे उनको बोला जाता था कि ये भाई ये सोवियत यूनियन के इंटेलेक्चुअल एसेट्स हैं। रमेश चंद्रा उसमें होते थे, उसमें केदारनाथ सिंह होते थे, उसमें यादव साहब होते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वैसे ही आज के दिन ये भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल एसेट्स हैं, और इनका काम कुछ नहीं, इन्होंने साइन कर दिया। अब कोई इनसे पूछे कि कह रहे हो कि ये संवैधानिक संस्था है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संवैधानिक संस्था है, तो क्या एक संवैधानिक संस्था की तरह चल रही है वो? इस सवाल का जवाब है इनके बयान में क्या? जवाब है नहीं, और ना ये देंगे जवाब। इन्होंने उतना ही कहा है जितना इनको बोला गया कि आप इतना कहिए, बतौर, चाहे तो आप उसको गाली बोल लीजिए, लेकिन ये लोग जो है सारे के सारे उतने अनपढ़ नहीं है जितना कि इस स्टेटमेंट से लगता है। लेकिन बहुत से लोग दबाव में सिग्नेचर करते हैं, और बहुत से लोग इसलिए करते हैं कि आज के दिन वो कुछ ऐसी संस्थाओं से जुड़ी हुई है जो कि सरकार के पैसे पे या भारतीय जनता पार्टी के पैसे पे चल रही हैं, और इसलिए इन लोगों के लिए जीविका का सवाल है। विनोद जी, इसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो जिनका सीधे तौर पर बीजेपी से, संघ से, उनसे जुड़े संस्थानों से संबंध रहा है। कुछ एक ने तो चुनाव भी लड़ा है, पार्टी के अंदर भी रहे हैं। तो इन्हें स्वतंत्र रूप से कोई ऐसी आवाज नहीं समझा जा सकता जो चिंता कर रहा है हमारे लोकतंत्र की या संवैधानिक संस्थाओं की। मैंने तो कहा आपको कि ये तो वैसे ही लोग हैं कि जैसे हायर रेंट अ कोर्ट टाइप लोग होते हैं ना, कि आप किसी भी कागज पे दस्तखत करवा लीजिए और हमारा उसमें अपना रसूख वो उसके साथ जोड़ देते हैं। आज के दिन बदकिस्मती हमारे देश में यह है कि हमारे देश में, मुकेश जी, कोई ऐसा पब्लिक इंटेलेक्चुअल नहीं है जिसकी आवाज में लोगों को आस्था हो। एक भी ऐसा पब्लिक इंटेलेक्चुअल नहीं है। कुछ होते थे, उन तार किया भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं। मिसाल के तौर पे प्रताप भानु मेहता, वो बात कहते थे सदी हुई, बात कहते थे सोचकर, बात ऐसी नहीं कहते थे कि जिससे कोई कहे
कि भाई सुबह उठ के इनको ख्वाब आया और उन्होंने ये बोल दिया। उनकी हर आर्टिकल जो था, उनकी हर जो क्रिटिसिज्म था वो स्ट्रक्चर्ड होता था, लेकिन उनको खारिज कर दिया। देखिए, बात यह है कि इस देश में, जिस देश में पब्लिक इंटेलेक्चुअल खत्म हो जाए, जिस देश में जो उसका सही में इंटेलेक्चुअल एसेट है वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करे और ये कहे कि मैं किसी और मुल्क में जाके बस जाऊं, तो वो वैसा मुल्क हो जाता है जैसा कि एक समय में सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन का उसके बाद जो हश्र हुआ हम जानते हैं। भारत शायद वैसा ना हो, और आप अपेक्षा करते हैं कि भारत बहुत मजबूत है और उसमें लोकतंत्र की अभी जड़ें उतनी दूर तक नीचे गई हुई हैं कि उनको उखाड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन आज के दिन एक ऐसे मुद्दे पर जिसका सीधा सीधा लिंक जो है चुनाव से है, उसका सीधा रिलेशन चुनाव से है। चुनाव जिस संस्था को करवाना है, जो कि संवैधानिक संस्था कहलाती है, क्या वो संस्था ईमानदारी से चुनाव करवा रही है? सवाल ये है। सवाल ये नहीं कौन कौन उसके बारे में क्या सोचता है या राहुल गांधी क्रिटिसिज्म के बारे में क्या सोचता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आज तक किसी संवैधानिक संस्था से गलती नहीं हुई? अनेकों मिसालें हैं जहां संवैधानिक संस्थाओं ने पे अपनी साख दांव पे लगा दी। परवाह नहीं की साख की, कुर्सी की परवाह की, साख की नहीं की। ऐसी मिसालें ये खुद देते रहे अब तक। कुछ साल पहले तक जब ये सत्ता से बाहर थे, जो आज के दिन सत्ता में हैं, वही लोग वो मिसालें देते थे। आज भूल गए वो सब क्या? ये हम याद करवाएं, आप और हम मिलके इनको याद करवाएं। क्या एजेंडा है इनका? क्या चाहते हैं ये? और किसके इशारे पर ये सब कुछ कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि ये कोरे कागज पे अपने साइन दे रहे हैं और उस पे जो मन होता है, जिन्होंने लिखवाना था इनसे, वो लिखवाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये भूल गए एडीएम जबलपुर केस, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी थी सरकार के उस कारनामे पे जिसके चलते मैं वो खारिज कर दिया था, आर्टिकल 21, जो कि हर बाशिंदे का, हर सिटीजन का फंडामेंटल राइट है। क्या ये लोग भूल गए? और क्या ये लोग भूल गए कि जब जनता पार्टी की सरकार बनी इंदिरा गांधी के जाने के बाद, तो इन्होंने सब पलट दिए, वो डिसीजन दिए, पलटे कि नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक संस्था नहीं है? ये मिसाल है। क्या सुप्रीम कोर्ट अगर है, तो फिर बार बार इस बात की क्या आप याद करवाते हैं हमको कि आप एक संवैधानिक संस्था के बारे में ये बोल रहे हैं? उसकी कारकर्दगी तो देखिए, उसके कारनामे तो देखिए आप। ये वो संवैधानिक संस्था है। आज के दिन माजरत चाहता हूं, बहुत प्रिय है हमको हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक समय में दुनिया में मशहूर था, दुनिया में लोग बुलाते थे हमारे इलेक्शन कमीशन को कि आप आइए और बनिए हमारे इलेक्शंस में। आज के दिन हमको खुद ऑब्जर्वर्स की जरूरत पड़ रही है। 6 बुलाए थे पिछले इलेक्शन में, मुझे याद है। अभी ये बिहार का जो इलेक्शन हुआ, उसमें उन्होंने एक नामों की छोटे छोटे मुल्कों की लिस्ट दी की, वहां से ऑब्जर्वर आए थे, उनके सामने ये इलेक्शन किए गए। देखिए, बात यह है कि सच्चाई हमारे देश में यह है कि जितने भी हम लोकतंत्र को राह पे रखना, लोकतंत्र को बचाना है, उन सबको बारी बारी करके बंधुआ बनाया जा रहा है। कैसे? अपनी चॉइस के लोगों को वहां पर लगा के, जी हुजूरों को वहां पर लगा के, जो लोग जी हुजूरी करेंगे सरकार की, उनके लिए वहां जगह है और आराम से वो वहां रहें और बड़ा रुतबा लेके चले कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी है एक। सच्चाई में जहां तक उनके कारनामों का सवाल है, बदकिस्मती से दे आर ऑल नॉन एंटिटीज। लोगों की एंटिटी किस चीज से बनती है डॉक्टर साहब? कि लोगों की नजरों में आप कितने ऊपर हैं,
कितनी इज्जत है आपकी जनता की आंखों में? जब आप वो खो देते हैं तो कोई भी ओहदा लेके घूमते रहिए, कोई उसकी परवाह नहीं करता। और आज के दिन अनेकों लोग इस बात पे सवाल उठाते हैं। ने बहुत सी चीजें ऐसी की जो शर्मसार करने वाली थी, और बहुत सी चीजें ऐसी नहीं की जिसके चलते ये लोकतंत्र की प्रतिष्ठा बता सकते थे, भारत के लोकतंत्र की। तो दोहरी मार मारी है इन्होंने भारत के लोकतंत्र पे और लोगों के विश्वास पर। विनोद जी, क्या आपको लगता है कि चुनाव चोरी का जिस तरह से रहस्योद्घाटन होता जा रहा है लगातार, उससे सरकार घबराई हुई है और इसीलिए वो राहुल गांधी पर भी अटैक कर रही है? इनके जरिए, इन 272 अधिकारियों के जरिए राहुल गांधी को बदनाम किया जाए, उनके प्रति जो विश्वास पैदा हो रहा है, या चुनाव चोरी के जो आरोप उन्होंने साबित किए हैं उन पर लोगों का संदेह हो, इसलिए राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, बात यह है कि बहुत से लोग जिनके मैंने नाम के दुख हुआ, मैं नहीं समझता हूं कि उनको किसी सरकार की पेट्रनेज की जरूरत है। उन्होंने अपने जीवन काल में ऑलरेडी इतना कुछ हासिल कर लिया है, इतनी शोहरत हासिल कर ली थी कि उनको किसी और के साथ, किसी और के पैरों में बैठने की जरूरत नहीं थी। लेकिन शायद आज के दिन जिन पदों पे वो विराजमान है, उनको बचाने के लिए अपनी साख को बेच रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं उसमें जो जजेस रहे, हाईएस्ट कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस रहे, जो बड़े बड़े पदों पर रहे, ब्यूरोक्रेसी में, सिविल सर्विसेज में, फॉरेन सर्विस में रहे। हम क्या इनका ईमान जो है इनको कुदेरता नहीं है? इनका ईमान बचा है कि नहीं? इसमें पढ़ने की ये बात सच है कि पहले कांग्रेस के जमाने में भी ऐसा होता था। जब सरकार फंसी होती थी तो कुछ लोगों को निकाल के लाती थी अपने पक्ष में बात कहने के लिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ना तो उनको फायदा हुआ और ना ही इनको फायदा होने वाला है। एक दूसरे की गलतियों से ये पॉलिटिकल पार्टी सीखती नहीं है कि लोगों की आंखों में धूल झोंकने से आपको कोई शोहरत नहीं मिलेगी, सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी वो लगातार करते हैं। अब जैसे मैंने आपको एडीएम जबलपुर के केस बताया, जिसमें एक डायसेंटिंग जज था, जस्टिस खन्ना, एचआर खन्ना, और उनके नेफ्यू को कैसे गाली पड़ी, अगर आपको याद हो तो। एक माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कह रहे हैं कि इनके जजमेंट तो देश में अराजकता फैलाएंगे। मतलब कोई जज अपनी जजमेंट देता है, उस पर भी सवाल उठाएंगे, नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर, नेशनल स्टेबिलिटी के नाम पर। ये लोकतंत्र है क्या? ये भीड़ तंत्र है, ये ऑटोक्रेसी है। इसीलिए कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बदकिस्मती से हमको इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बोलते हैं। किसी इन लोगों से, इनकी सत्तारूढ़ दल के किसी मेंबर से पूछोगे तो वो कहेगा वो तो हमारे को इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाहते हैं, वेस्टर्न पावर्स इस देश में इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाहती है और इसलिए ऐसी बातें करते हैं। लेकिन उनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब आपके देश के भीतर इंट्रोस्पेक्शन शुरू होता है तो उससे लोकतंत्र मजबूत होता है, जनता का विश्वास मजबूत होता है। सत्तारूढ़ दल में डोलता नहीं है, डोलता ऐसे कारनामों से विश्वास, जैसे कि आज के दिन हो रहे हैं। और कोई आज भी कोई उनका वरिष्ठ नेता अंदर से, भीतर से उठकर इनको समझा दे। अगर आज के दिन आडवाणी जी भी अगर 100% फिट होते तो शायद इनको वो सलाह देते। मुझे नहीं पता नहीं दे रहे हैं, लेकिन इनके पुराने साथी यशवंत सिन्हा तो लगातार दे रहे हैं, अरुण शौरी भी लगातार दे रहे थे। ये पराए हैं क्या? ये भी आपके अपने थे। उनके सोचने का नजरिया, उनका नजरिया अलग है,
वो समझते हैं कि आपकी प्रतिष्ठा किस तरह से बन सकती है, ज्यादा मजबूत हो सकती है। उसका जो तरीका आप अप्लाई कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, कोई दूसरा अप्लाई करना चाहिए जिसमें लोगों की आस्था हो जैसा। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज, कोई भी ऐसा कार्यक्रम अनंत काल तक चल सकता है। एक ना एक दिन तो जवाबदेही बनेगी जनता की कोर्ट में। जी। लेकिन विनोद जी ये बताइए कि कहीं सरकार में ये घबराहट, ये चिंता तो नहीं है कि हो सकता है कि बिहार में जो कुछ हुआ है, उसकी भी पोल खुले अब, उसके भी आंकड़े लेकर राहुल गांधी या कोई नेता खड़ा हो जाए, तो पहले से ही उसको डिस्क्रेडिट कर दो। पहले से ही उसके बारे में राय नकारात्मक बना दो पब्लिक में, ताकि उस पे भरोसा ना करें लोग। देखिए, राहुल गांधी के साथ उसकी जो साख है उसको तार तार करने में तो कोशिशें शुरू से पहले से ही चल रही हैं, और उस पे करोड़ों रुपया खर्चा गया है, ये बात सच है। राहुल गांधी की पर्सनैलिटी को डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा गया है, और उसके लिए बड़ी बड़ी एजेंसीज हायर की गई हैं जिसके नाम हम जानते हैं, और वो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, और उनको हायर किया गया है बाकायदा इस काम के लिए कि इनको डीकंस्ट्रक्ट किया जाए। जिस तरह से आरएसएस की इमेज को चमकाने के लिए एक संस्था को हायर किया गया है, उसी तरह से एक संस्था को हायर किया गया था राहुल गांधी की इमेज को तार तार करने के लिए, खत्म करने के लिए। लेकिन जन की विद्वता इन लोगों से ज्यादा है। आप लगातार प्रचार कर कर झूठ को सच फौरी तौर पे शायद कर सकते हैं, लेकिन अंतोतगत्वा जीत तो सच की होती है। देखिए, सच में जो बॉयंसी होती है, अंग्रेजी में वर्ड है बॉयंसी, ऊपर आने की ताकत, वो एक गेंद की तरह है। अगर आप पानी में उसको धक्का देके आखिर में धरातल पे भी खड़ा कर देंगे, उठ के ऊपर आ जाएगी, पानी की सतह पे तैरेगी वो। ये है सच का जो असली ताकत, वो ये है बॉयंसी। और सच जो दबता नहीं ज्यादा देर तक, लेकिन ये सोचते हैं कि हमेशा के लिए दबा लेंगे। ये इंदिरा गांधी भी शायद सोचती थी इमरजेंसी लगाने के दौरान, या वैसे ही बहुत से लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने ऑटोक्रेसी की आड़ ली, डेमोक्रेसी को छोड़कर डेमोक्रेसी के बेस्ट प्रिंसिपल्स, वो लोग जो हैं वो शायद इनके इंस्पिरेशन बन गए हैं आज के दिन। लेकिन इनको अपनी इंस्पिरेशन बनाना चाहिए अटल जी जैसे लोगों को, कि भाई एक वोट से हार गया वो। क्या आप सोच सकते हैं कि दोबारा कोई भी प्रधानमंत्री बीजेपी का एक वोट से हार जाएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर कोई प्रधानमंत्री एक वोट से हारा है तो उसकी कमजोरी नहीं, ये उसकी आस्था का प्रतीक है लोकतंत्र में। मुझे याद है कि एक बड़े नेता ने एक दूसरे नेता से बीजेपी के पूछा कि भाई मार्केट में माल नहीं था कि पैसा ही नहीं था, तो उनको जवाब दिया गया दोनों थे, लेकिन सरकार बचाने के लिए कोई भी अपनी ईमानदारी को ताक पे रखना नहीं चाहता था। मैं ये मानता हूं कि हमारे देश में अब भी ऐसे लोग हैं, अगर उनको मौका मिले तो सिखा सकते हैं हम सब लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को, औरों को, कि भाई देश कैसे चलाया जाना चाहिए ईमानदारी से, सच्चाई से। मैं जो अभी जज साहबान जिनका नाम है, जो एक बड़े डी हैं, बड़ा धुम धुम कर बूमिंग वॉइस में बात करते हैं, बड़े प्रिंसिपल झाड़ते हैं, आपका क्या लोकस स्टैंड आई है किसी को ये सर्टिफिकेट देना कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सही से काम कर रही है नहीं कर रही है? मिस्टर सर, आई डोंट वांट टू नेम यू, पर आपने पहले भी ऐसा एक विवादास्पद बयान दिया था, और ये दूसरा आप दे रहे हैं, और अब तो आप खुल के साथ आ गए। चाहिए कि जो आप टीवी पर आकर एनालिसिस करते हैं, उसके बाद क्या उसको डिस्पैशनेट एनालिसिस माना जाएगा क्या? या ये सोचा जाएगा कि कोई भी बात अगर सरकार के खिलाफ
कहलवानी हो तो आपके पास नहीं जाना चाहिए, कोई और ही आएगा तो बोलेगा। तो मेरा ये मानना है कि इन लोगों को जो रिटायर हो गए हैं बड़े बड़े ऊंचे पदों से, वो जिंदगी में इन्होंने जो क्रेडिबिलिटी कमाई है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कमाई है क्रेडिबिलिटी और जिनके नाम मैंने देखे हैं, पर वो क्यों आज के दिन दांव पे लगाने को उतारू हैं। तो इसलिए, लेकिन और इससे क्या होगा, उस लिस्ट में तो ज्यादातर नाम ऐसे हैं जिनका संबंध बीजेपी, आरएसएस, उसके थिंक टैंक से रहा है। देखिए डॉक्टर साहब, लोकतंत्र में अगर कोई किसी पार्टी में आस्था रखता है तो उस पर तो हम एक्सेप्शन नहीं ले सकते। किसी पार्टी की सपोर्ट के चलते, किसी पार्टी को सपोर्ट करने के चलते वो कुछ ऐसी बातें कह रहा है जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस के हित में नहीं है और जो मिसगाइड करती है एक ऐसे डायरेक्शन में जो कि हमारे इंस्टीट्यूशंस को वीकन करेगा, तो उस पर तो हम सवाल उठाएंगे। और बहुत से ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी प्रिंसिपल बात करते हैं, अपनी सारी कमाई हुई दौलत लुटा दी। मैं उन्हीं पुलिस वाले की बात कर रहा हूं जो बड़ा बूम बूम वॉइस में बोलते हैं और बहुत बात बड़ा बड़ा लेसन सुनाते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। भाई, जहां तक आपकी स्पेशलाइजेशन की बात थी, आपकी डोमेन नॉलेज की बात थी, मैं मानता हूं आपने सही बोला, नॉट योर डोमेन नॉलेज। अगर है भी तो आपका जो नॉलेज है, इट कैन बी ऑन अकाउंट ऑफ योर इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट। पर आप ये बैठ के नहीं कह सकते कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल नहीं पूछ सकते। हम हर उस इदारे से सवाल पूछ सकते हैं जिसका कि हस्तक्षेप हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में है। अगर सवाल पूछने की प्रक्रिया को आप रोकना चाहते हैं तो आपको कोई मॉरल राइट नहीं है, आपके पास कोई लोकस नहीं है कि इस पे आप सवाल उठाएं। आपसे निवेदन है कि आप चुप्पी बख्शें, लोगों को अपना ज्ञान मत बख्शें, ताकि हमारी जो व्यवस्था है वो चलती रहे और ज्यादा नीचे न जाए। क्या आपको लगता है कि इससे और एक्सपोज हो रही सरकार? चुनाव चोरी को जितनी दबाने छिपाने की कोशिश करती है, उतना और लोगों की निगाहों में आती है। देखिए, हम I don't want to comment on it because it's not my funeral. भाई, चिंता तो उन लोगों को होनी पड़ती है। द वर्ड फ्यूनरल इज बीइंग यूज्ड देयर सिंबॉलिकली, इट इज नॉट लिटरली। देखिए, पोजीशन गलती करती है तो इट इज causing for itself its credibility a funeral like situation. उसी तरह जब सरकारें, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग जब गलतियां करते हैं या अनुचित बात करते हैं, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यूनरल ऑफ देयर क्रेडिबिलिटी एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस दे लीड। और आज के दिन संस्थाओं का सामूहिक फ्यूनरल हो रहा है और बदकिस्मती से वही लोग कर रहे हैं जिनका काम है उनकी लंबी आयु बनाना, लंबी आयु की कामना करना और क्रेडिबल बना, उनकी क्रेडिबिलिटी बनाना, उनकी क्रेडिबिलिटी की लॉन्जिविटी को बढ़ाना। वही लोग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते भाई? हाई कोर्ट के खिलाफ मैं अपील में सुप्रीम कोर्ट में आ सकता हूं कि नहीं? लोअर कोर्ट के खिलाफ मैं हाई कोर्ट में जा सकता हूं कि नहीं? किसी के पास, किसी एक संस्था के पास परम ज्ञान नहीं है, और खासकर ऐसी संस्था जिसमें कि उसके प्रमुख लोगों की नियुक्ति सरकार स्वयं कर रही हो। भाई, आज के दिन तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के लोगों ने, अब उनको, उनकी नियुक्ति तो प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष के दोनों के सामूहिक जजमेंट पे होती है, शायद होम मिनिस्टर भी उसमें उठते हैं, लेकिन उन्होंने भी साइन किए हुए हैं।
और ये कहा हुआ है कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं नहीं पूछिए क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है। गजब बात है भाई, ये ऐसा आर्गुमेंट तो नहीं दिया। आप ये कहिए कि आप गलत हैं और आपको विपक्ष जो है इन मुद्दों पे गलत है, लेकिन इंगित तो नहीं किया सब कुछ उन्होंने। और जो चुनाव आयोग के प्रमुख हैं वो क्यों इतने डरे हुए हैं? भाई तुम अपनी पैरवी खुद करो, औरों को क्यों बुला रहे हो? आप जब किसी चुनाव आयोग की पैरवी के लिए तो अपने और लोगों को बुलाना पड़े और धड़े बनाने पड़े इस देश में प्रो ईसीआई एंड एंटी ईसीआई, तो फिर बचा क्या हमारे लोकतंत्र का? जनाजा तो निकल गया और लोकतंत्र का फिर उसी दिन। तो they are presiding over the funerals of some of the most precious institutions that post-independence India has created. इनमें खामियां थी, दूर किया गया, अभी भी खामियां हैं इनमें, लेकिन उन सब खामियों के चलते लोगों को ये एक्सेप्टेबल थे पहले, इसलिए क्योंकि इनमें आंख की शर्म थी। आज के जो हमारे संस्थान हैं और उस पर जो लोग विराजमान हैं, उनकी आंख की शर्म भी चली गई। बिल्कुल। बदकिस्मती है, सेलिब्रेट नहीं कर रहे हम, लेकिन ये सच्चाई। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, इस मुद्दे पर अपनी राय Thank रखने you. के लिए धन्यवाद। थैंक यू मुकेश जी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.